नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो देश का सबसे बड़ा सियासी शो शुरू हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर। छोटे दलों का गठबंधन बड़े दलों को क्यों दे रहा है टेंशन, आगे हम आपको बताएंगे। और बीजेपी ने कैसे भीष्म पितामह को रुला दिया, ये भी बताएंगे आपको। और पीएम की पूजा पर आखिर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ये भी जरूर देखिएगा। तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने होंगी। पॉलिटिकल पावर सेंटर में अब तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। हरियाणा में आज नामांकन का दौर खत्म हो गया, तो तस्वीर लगभग साफ हो गई किस दल से कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आज सुबह एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसके बाद हरियाणा में एक नया गठबंधन अस्तित्व में आ गया है। गोपाल कांडा, जो कल रात तक बीजेपी के साथ थे, अब वो आईएनएलडी के साथी बन गए हैं। हरियाणा हर बार चौंकाता है और इस बार भी नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा की सिरसा से आई इस तस्वीर ने सियासत को चौंका दिया। आईएनएलडी के अभय चौटाला, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एक ही तरह की माला पहनकर निकलते हुए नजर आए। दोनों नेता सिरसा की तारा बाबा कुटिया में पहुंचे थे और यहीं छोटे दलों के बड़े गठबंधन की स्क्रिप्ट तैयार की गई। बुधवार की रात तक गोपाल कांडा बीजेपी के साथ थे, लेकिन गुरुवार की सुबह सिरसा की सियासत में 180 डिग्री का टर्न लिया और गोपाल कांडा बीजेपी का साथ छोड़कर चौटाला की आईएनएलडी में साथ आ गए। विराजमान हो चुके हैं भाई गोपाल कांडा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों महबूब नेता का स्वागत करते हुए। गोपाल कांडा ने सिरसा से नामांकन भरा और चौटाला उनका साथ देने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान किया। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी और हरियाणा की। माना ये जा रहा था बीजेपी गठबंधन के तहत गोपाल कांडा के लिए उनकी सिटिंग सिरसा सीट छोड़ेगी, लेकिन कल रात पार्टी ने रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया और गठबंधन की गांठ खुल गई। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का पहले से गठबंधन है। अब इस गठबंधन में तीसरे साथी के तौर पर गोपाल कांडा की एंट्री हुई है। गोपाल कांडा का सिरसा में प्रभाव है। 2009 में सिरसा सीट से गोपाल कांडा निर्दलीय चुनाव जीते थे। उस वक्त वो एयर होस्टेस के मौत के विवादों में घिरने की वजह से चर्चा में आए थे। जिस सिरसा में गोपाल कांडा की पकड़ है, उस सिरसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अभी यहाँ कांग्रेस के पास 2, आईएनएलडी के पास 1, एचएलपी के पास 1 और अन्य के पास 1 सीट है, यानी बीजेपी पहले से इस इलाके में 0 है। पॉलिटिकल पंडित ये मानकर चल रहे थे इस इलाके में लीड लेने के लिए बीजेपी कांडा को साधेगी, लेकिन आखिरी वक्त में खेल हो गया। सूत्रों की माने तो गोपाल कांडा चाह रहे थे कि बीजेपी उनके लिए सिरसा और रानिया सीट छोड़ दे। रानिया सीट से बीजेपी ने सिटिंग विधायक रंजीत चौटाला का टिकट काटा, लेकिन उसी सीट पर अपना दूसरा उम्मीदवार उतार दिया, जबकि पहले से गोपाल कांडा ने रानिया सीट से अपना उम्मीदवार उतार रखा था। बीजेपी ने कांडा से उम्मीदवार वापस लेने को कहा, लेकिन कांडा नहीं माने और रिश्ता टूट गया। सिरसा और रानिया सीट पर अब आईएनएलडी चुनाव नहीं लड़ेगी और बाकी 88 सीटों पर गोपाल कांडा आईएनएलडी और बीएसपी का प्रचार करेंगे। अब इस तस्वीर से हरियाणा की पारंपरिक राजनीति का पूरा खेल समझिए। हरियाणा में छोटे दल हमेशा से बड़ी भूमिका निभाते आए। अब अगर चुनाव में बहुमत का खेल पिछली बार की तरह फंसता है, तो फिर इस गठबंधन की बड़ी भूमिका हो जाएगी, क्योंकि कांडा से लेकर चौटाला तक अपनी सीट पर बेताज बादशाह माने जाते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि छोटे दल जो हैं ये बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये पूरा समीकरण समझिए। दरअसल हरियाणा में इस बार ऐसा लग रहा है कि 5 कोणीय मुकाबला हो रहा है और अगर इसमें निर्दलियों को अगर आप जोड़ लें तो ये छठा एंगल भी इसमें सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, किसी से उसका गठबंधन नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की भी अगर बात कर लीजिए तो कांग्रेस भी सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने सीपीएम को दी है, बाकी सीटों पर कांग्रेस के अपने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा मुकाबला होने जा रहा है।
ओम प्रकाश चौटाला की जो आईएनएलडी है उनका बीएसपी के साथ पहले से था समन्वय, और अब इसमें गोपाल कांडा की एंट्री हो गई। जबकि दुष्यंत चौटाला का जो जेजेपी का चंद्रशेखर की जो आजाद पार्टी है, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, उसके साथ गठबंधन है। तो इस तरीके से ये पूरा मुकाबला होने जा रहा है। ये छोटे दल की बात हुई, छोटे गठबंधनों की बात हुई, लेकिन खेल किसका बिगड़ सकता है ये भी जरा विस्तार से समझते हैं। श्रीन के पास मैं आपको लिए चलता हूं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो सकता है, लेकिन बात नहीं बनी और 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतार दी। लेकिन इसका असर क्या होगा? आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाके में मुस्लिम और जाट वोटों में सेंध लगाएगी सीधे सीधे। शहरी इलाकों में वैश्य वोट में कोशिश करेगी वहां पर सेंधमारी की, और इससे नुकसान किसका होगा आप ये समझ जाइए। देखिए आईएनएलडी, बीएसपी और एचएलपी, जाट और दलित वोट बैंक इनका एक तरीके से मजबूत है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि छोटे जो दल हैं वो खेल बिगाड़ेंगे। जेजेपी और एएसपी की बात करें तो जाट और दलित वोट बैंक इनका है हरियाणा में, ये भी बहुत मजबूती के साथ वहां पर अपनी पैठ रखते हैं, और इसीलिए छोटे दल यहां बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर होगा वो इन दलों का, इनके वोट बैंक का कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हरियाणा में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है, जिसके बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हैं, गुस्से में भी हैं, दबाव भी बना रहे हैं, यहां तक कि आज रामविलास शर्मा रो भी पड़े। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इस फैसले में पार्टी के साथ खड़े हैं। मेरे को कमजोर कर देंगे तुम। समर्थकों के बीच हरियाणा में बीजेपी के बरगद कहे जाने वाले रामविलास शर्मा के आंसू छलक पड़े। आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तुम। शर्मा जी के समर्थक भी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। कोई रो रहा था, कोई मुंह छिपाकर आंसू रोक रहा था। कोई गुस्से में नारे लगा रहा था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज सुबह की ये तस्वीर है। राज्य में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले 74 साल के रामविलास शर्मा को अपनी ही पार्टी ने पराया कर दिया, और उसी का नतीजा है कि समर्थक गुस्से में हैं। बुधवार को इन्हीं समर्थकों के साथ शर्मा जी ने बिना टिकट का ऐलान हुए ही नामांकन भर दिया था। लेकिन ना तो शर्मा जी को उम्मीद थी, ना ही समर्थकों को। रात को जब लिस्ट आई तो इन्हें बेटिकट कर दिया गया। हालांकि रामविलास शर्मा ने एक वफादार सिपाही की तरह पार्टी के साथ रहने का फैसला लिया और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। अब पता नहीं जिंदगी 15 साल की है, 10 साल की है, मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। सवाल ये, जो व्यक्ति पार्टी का इतना वफादार हो, आखिर उसे जीवन के इस मोड़ पर बीजेपी ने विश्वास में क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों पार्टी ने इनका टिकट काटा? केंद्र में मंत्री और राज्य में बीजेपी के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह भी ये सवाल पूछ रहे हैं। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले, और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संवारी है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे आप खुद के साथ। दर्शकों को हम बता दें कि साल 1980 में बीजेपी बनी थी, और 1982 में जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ तो महज 32 साल की उम्र में रामविलास शर्मा इस महेंद्रगढ़ सीट से जीतकर बीजेपी के विधायक बने थे। इस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था, और उसका नाम रामविलास शर्मा था। 5 बार के विधायक रामविलास शर्मा ही जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हरियाणा में पार्टी को 2014 में सत्ता मिली थी। उस वक्त शर्मा सीएम के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। अब चर्चा है कि खट्टर ने ही खेल कर दिया है।
और अब खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई और बात करेंगे इंजीनियर रशीद की, जो कि जेल से ही निर्दलीय चुनाव जीते थे लोकसभा का। अब घाटी में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं लंबे अंतराल के बाद। तो वहां पर आखिर वो किसका घर बसाएंगे और किसके सपनों को तोड़ देंगे, रिपोर्ट देखिए। इंजीनियर रशीद 5 साल बाद मिली जेल से बेल। अब सवाल है कि कितना बदलेंगे घाटी का सियासी खेल। इंजीनियर रशीद कश्मीर पहुंच गया है, समर्थकों का जोश हाई है। हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो। दरअसल रशीद अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं कि कश्मीर की ताकत कम नहीं हुई और उनके अधिकारों के लिए वो लड़ते रहेंगे। इसके बाद बारामूला में इंजीनियर रशीद का काफिला एपीआई की रैली के मंच पर पहुंचता है। सारा कश्मीर हमारा है के नारे मंच से लगते हैं। लखनपुर से गिलगित तक हमारा कश्मीर, लखनपुर से गिलगित तक हमारा कश्मीर, लखनपुर से गिलगित तक सारा कश्मीर हमारा। बारामूला के सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक जमानत मिली है और ध्यान देने वाली बात ये कि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर की वोटिंग के साथ चुनाव खत्म होने वाला है। इंजीनियर रशीद ने रैली के दौरान कश्मीर में मौजूद सभी पार्टियों पर हमला बोलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। आज नरेंद्र मोदी को समझ आया होगा कि उसका नया कश्मीर का नारा, नया कश्मीर का ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। जो कहती थी फंडिंग कहां से आती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी और जो हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनके बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है। इस मीटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो हड़ताल कर रहे हैं उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मीटिंग को लेकर भी एक शर्त रखी है और अब उस शर्त पर अभी भी चर्चा हो रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, डॉक्टरों ने ममता से मिलने के लिए शर्त रखी है। कोलकाता सचिवालय में इस वक्त तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन शर्त पूरी करने की मांग पर ये अड़े हुए हैं और उसी के बाद ममता बनर्जी के साथ ये मीटिंग करेंगे। हालांकि सचिवालय में ही ममता बनर्जी भी मौजूद हैं और वो इंतजार कर रही हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, ममता बनर्जी इस मीटिंग हॉल में मौजूद हैं, लेकिन तमाम डॉक्टर्स अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। हालांकि वो भी सचिवालय में हैं और अपनी मांग जो उन्होंने रखी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग हो। और एक तरफ देखिए ममता बनर्जी जो डॉक्टर्स से मिलना चाहती हैं, उनकी शिकायतों को दूर करना चाहती हैं, वो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में, मीटिंग हॉल में इंतजार करती हुई डॉक्टर्स का। और मीटिंग के लिए जो हड़ताली डॉक्टर्स पहुंचे हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लाइव प्रसारण की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मीटिंग में बातचीत हो उसका सीधा लाइव प्रसारण किया जाए और इसी पर अभी गतिरोध बना हुआ है, चर्चा जारी है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं और सवाल महत्वपूर्ण ये भी कि क्या बैठक हो पाएगी, हड़ताली डॉक्टर्स मानेंगे या फिर ममता बनर्जी उनकी मांगों को मानती हैं और उसके बाद क्या ये मीटिंग हो पाएगी। पॉलिटिकल पावर सेंटर में अब वो खबर जिसमें आप देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कल रात प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंचे गणपति पूजा के लिए। दोनों एक साथ गणपति वंदना करते नजर आए, लेकिन इस पर अब सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। बुधवार की रात को जब से यह तस्वीर सामने आई है तब से वायरल है। गणपति की पूजा में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर पहुंचे। अब इस वीडियो को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर अच्छी नहीं लगती। प्रधानमंत्री जी की अक्सर ये आदत है कि बिना बुलाए चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान चले गए थे। तो हमें नहीं मालूम कि हाँ बुलाए जाने पे गए हैं या बिना बुलाए गए हैं। तस्वीर कैसी लगी कांग्रेस?
देखिए, जाहिर सी बात है किसी भी लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर अच्छी नहीं लगती। सीजीआई के घर गणपति की आरती के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मराठी लुक में थे, लिहाजा दिल्ली की इस तस्वीर ने मुंबई की सियासत में सरगर्मी तेज कर दी। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा। संजय राउत को ज्यादा आपत्ति इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना में टूट के विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस ही कर रहे हैं। अब बीजेपी इस विवाद पर जो कह रही है उसे भी जान लीजिए। आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पे आपत्ति नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? पूजा पाठ के लिए हुई इस मुलाकात पर भले ही विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली है, ये मुलाकात कोई चोरी छिपे नहीं हुई। और इधर कर्नाटक के मांड्या में गणपति की पूजा के दौरान पत्थरबाजी की घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद इलाका अशांत। कर्नाटक के मांड्या में गणपति उत्सव की धूम मची थी। नागमंगला इलाके में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणपति विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था। बैंड और डीजे बज रहा था। जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचता है, डीजे को लेकर विवाद बढ़ता है, दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप लगता है और हिंसा भड़क जाती है। गुस्साए लोगों ने कई दुकानों पर आग लगाया है। शहर में धुआं फैल गया। अब इस वीडियो को देखिए। ये बाइक का शोरूम है। यहां उपद्रवियों ने पत्थर और डंडों से बाइक को तोड़ दिया। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। देखिए कैसे एक शख्स शोरूम में एंट्री लेता है, एक बाइक खींचकर दरवाजे में ले जाता है, दूसरे को सौंपता है। इस बीच बाइक को डंडों से तोड़ना शुरू हो जाता है। पथराव और फिर आगजनी, तोड़फोड़ की खबरें आग की तरह पूरे शहर में फैलती हैं, जिसके बाद सड़कों पर भारी भीड़ लग गई। मामले में देर रात हुए इस मामले का असर सुबह भी दिखा। बाजार बंद हैं। कामकाजी दिन गुरुवार होने के बावजूद सड़कों पर सन्नाटा है। हर जगह हिंसक रात की गवाही देते सबूत बिखरे पड़े। अब तक 52 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नागमंगला इलाके में 2 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाकर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। जहां कांग्रेस का शासन होता है वहीं आपको ये सब चीजें मुद्दे बनाने ये क्यों आवश्यकता पड़ती है? ताकि आप अपनी नैरेटिव को, अपने विवाद वाली जो मानसिकता है और विचारधारा है उसको फैला सकें। हम ये सफल नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात के सूरत में भी गणेश पंडाल पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था। सवाल यह है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान माहौल कौन खराब कर रहा है? कौन है जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहता है? और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां शिमला में मस्जिद निर्माण का जो विवाद है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। आज वहां पर व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया था। कल कुछ हिंदू संगठनों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया था वो तस्वीरें आपने देखी थी। इन सब के बीच खबर अब यह है कि सरकार कल वहां पर एक सर्वदलीय बैठक बुला रही है। यही नहीं, कांग्रेस का आला कमान वहां के मुख्यमंत्री से अब नाराज भी बताया जा रहा है। पहली तस्वीर कल की है, जब हिंदू संगठनों ने शिमला में प्रदर्शन किया तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार की। दूसरी तस्वीर आज की है, जब इसके विरोध में शिमला के व्यापारियों ने सड़क पर जुलूस निकाला और आज अपनी दुकानें बंद रखी। शिमला में सुबह से दुकानें बंद रहीं,
और व्यापारियों ने हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की उस मांग का समर्थन किया जिसमें मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। मॉल रोड से लेकर लोअर बाजार तक की दुकानें दोपहर तक व्यापारियों ने बंद रखी और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। जिस प्रकार से प्रशासन ने जबरदस्ती करके उनको उकसाया और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, आज उसके विरोध में सारा का सारा व्यापार मंडल जो है खड़ा है। हम डीसी को बताना चाहते हैं जो आपने कल किया है वो गलत किया है। लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया उन लोगों के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो भी तो सरकार के लिए जरूरी है। अगर वो लोग मस्जिद तक पहुंच जाते तो ये बात आराम से बैठ के भी हो सकती थी ना। जो लाठीचार्ज किया वो गलत किया गया है। शिमला के संजौली में ये 5 मंजिला मस्जिद बनी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद अवैध है, लोग इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। विवाद को देखते हुए मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल आज नगर निगम के कमिश्नर से मिला और अवैध निर्माण तोड़ने का प्रस्ताव दिया। इन्होंने निवेदन किया है कि जो बिल्डिंग का जो अवैध निर्माण कहा जा रहा है उस पोर्शन को आप सील कर दें और बाकी जो कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं, ये इन्होंने कहा है। और जो भी आप तोड़ने के या हटाने के या जो भी आदेश देते हैं हमें मान्य होगा। जो जब आएगा फैसला वो हमें हमारी सराखों पे है, मगर हम उससे पहले ही इसको डेमोलाइज करेंगे जो अनऑथराइज लग रहा है। क्यों अल्टीमेटली आप लोग जो हैं इस निर्णय पे पहुंचे कि हम लोग खुद ही जो हैं इसको डेमोलिश कर रहे हैं? ये मोहब्बत के लिए, अपनी भाईचारे के लिए। आपसी भाईचारे में हमारा कभी ना खटास आई है और ना कभी आनी चाहिए। अगले महीने की 5 तारीख को अदालत में सुनवाई होनी है, लेकिन सड़क पर बढ़ते विरोध ने सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। और हमने ये कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में रहकर होगी। मैंने कल भी कई बार इस चीज को दोहराया और आज भी कह रहा हूं कि अगर इसको डिमोलिश भी करना है तो वो कानून के दायरे में रहकर होगा। 4 सितंबर को विधानसभा में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा था कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने समिति कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। मामला अब शिमला से दिल्ली पहुंच गया और एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला है कि आलाकमान सीएम सुक्खू से नाराज है। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि सरकार की मिसहैंडलिंग की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया है। सीएम सुक्खू ने नेतृत्व को हालात सामान्य बनाने को लेकर उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। पूरे मामले पर प्रभारी राजीव शुक्ला ने रिपोर्ट दी है। मंत्री ने भी अपना पक्ष रखा है। दरअसल शिमला का जो ये मस्जिद विवाद है कांग्रेस की गले की फांस बनता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।